उस परिवार के मुखिया हैं, उस व्यक्ति को मैंने इस दुनिया से जाते हुए देखा है, उनके परिवार को, उनके परिवार की पोजीशन को तहस नहस होते हुए देखा है। ये साथियों एक कटु सत्य है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आज हम आपके सामने, मैं मानती हूँ सर, किसी इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उस इंसान के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस परिवार को पड़ती है सर, वो पड़ती है पैसों की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। आपका कोई कितना भी प्यारा है, कोई कितना भी अजीज है, वो आपकी एक दिन फाइनेंशियल रूप से मदद कर देगा, 2 दिन कर देगा, 1 महीना कर देगा। अगर पूरी जिंदगी की बात करूँ तो कोई नहीं कर सकता सर। मैं मानती हूँ सर, आरसीएम उस व्यक्ति की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन आज आरसीएम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में हजारों परिवारों में इनकम दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। यस, आज मैं आपके सामने इस देश की कुछ ऐसी कहानियों को लेकर आ रही हूँ जिनके मुखिया, जिन्होंने आरसीएम किया था और आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका परिवार को सिक्योरिटी आरसीएम दे रहा था। मैं सबसे पहले मंच को बुलाना चाहूँगी स्वर्गीय राकेश अरोड़ा सर की फैमिली को, और उनको उनके से सम्मान देने के लिए रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेंद्र सर को वेलकम सर। हाँ, सुरेंद्र सभी साथी खड़े हो जाए सर। वो जो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राकेश अरोड़ा मीटिंग আমি নিয়েছি, ওর সঙ্গে ফটো আছে আমার, উনি নাই দুনিয়াতে। আচ্ছা, ওই যে হ্যাঁ আসবে এখন। अगली कहानी हमारे बीच में है। मैं म्यूजिक सिस्टम में जाऊँगी सर, प्लीज माइक थोड़ा सा म्यूजिक बंद कर दीजिए। अगली स्टोरी हमारे बीच में है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन सर की फैमिली, जो आज छोटे बच्चे के साथ हमारे बीच में है, और उनको बुके से सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी राकेश अरोड़ा डांस करते थे ना, नागिन डांस, वेलकम सर। देखा है बहुत ज़्यादा। अगले हमारे बीच में जो कहानी है वो है स्वर्गीय श्री पीवी सिंह सर की फैमिली। उनको बुके से सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मास्टर ऑफ सिस्टम श्री केसी छाबड़ा सर को। वेलकम है आप सभी का। साथियों, ये सिर्फ चेहरे नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ईश्वर न करे किसी के भी परिवार के साथ ऐसा हो, किसी के भी परिवार के साथ ऐसा हो, ईश्वर ना करे। आज ये सभी, अगर आपका कोई साथी बाहर है ना, उनको बुला लीजिए सर। आज ये पूरी जिंदगी आपको जो मैसेज मिलने वाला है आज इन 3 कहानियों के माध्यम से, विजेंद्र सिंह राठौर डायमंड ये है जो अभी बुक के दे रहे हैं। खुद को जोड़ सकते हैं कि कैसे आर्थिक सिक्योरिटी के रूप में आता है, कैसे उस परिवार को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट करता जो है। ये दे रहे हैं बुक के, ये भी डायमंड है। अगर आपका कोई साथी बाहर है तो प्लीज उन्हें बुला लीजिए। आज ऐसी कहानियां, हजारों कहानियां हैं सर आरसीएम के पास, लेकिन आज मुख्य कहानियों को आपके सामने रखेंगे, जिससे सर हो सकता है आप ये कहो कि मैं खुद के लिए आरसीएम करूँ ना करूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आरसीएम जरूर करूँगा। Thank you so much, Dr. Sridhar sir. Thank you so much, KC Chhabra sir. Thank you so much, श्री विजेंद्र सिंह राठौर सर। मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, आप प्लीज आगे आ जाइए। यूनिवर्सिटी हुए कैसे आज के लोग राकेश अरोड़ा, ये नाम अगर कोई आरसीएम सही तरीके से कर रहा है ना सर, हर नाम राकेश अरोड़ा व्यक्ति सर का, हर कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक लीडर ছিল, बहुत खतरनाक। अगर जो शब्द कहूँ कम थे,
मुझे याद है जब आरसीएम में विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय राकेश सर ने आरसीएम को मजबूत कंधा दिया था। मैं संजना मैम से मैं शायद खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ सुनी उनके जाने की तो मैं शॉक में रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संजना मैम ने कैसे खुद को संभाला होगा। आगे की बात के लिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ राकेश अरोड़ा सर की धर्मपत्नी जी को, संजना अरोड़ा मैम। जय आरसीएम। इतने बड़े मंच पे और आप सबके बीच में हूँ तो मैं सिर्फ आरसीएम की बदौलत हूँ। नाम संजना अरोड़ा, पंजाब जलंधर से। मैं एक एजुकेटेड रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस आरसीएम को हमने किया नहीं, जिया है। इस बिजनेस को हमने मेरे हस्बैंड मिस्टर राकेश अरोड़ा जी ने और मैंने मिल के किया है। और क्या बोलूँ मैं आरसीएम के बारे में। जब मैं मिस्टर राकेश अरोड़ा जी की ज़िंदगी में आई तो बहुत सी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए और उनका एक सपना था कि मैं एक बड़े शहर में जाऊँ, बड़ा एक बिजनेस करूँ, बड़ा एक तगमा मतलब कि लूँ। तो हम भी जींद के रहने वाले हैं और हम उस शहर को छोड़कर बड़े शहर में हिसार में आ गए। हिसार से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, मतलब कि जितने शहर हमने बदले उतने काम हमने बदले, लेकिन कहीं से सफल नहीं हो पाए। जब हम फिर लुधियाना में आए तो हमारी ज़िंदगी में आरसीएम आया और आरसीएम आया तो हमने दिन पर रात एक कर दी। ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी। हमने आरसीएम को दिल से किया, दिल से सींचा इसको। और आरसीएम जब हमारी ज़िंदगी में आया तो हमने इतनी दिल से शिद्दत से किया तो पहला चेक हमारे को 1300 कुछ का चेक आया और हमारे को विश्वास हुआ कि ये बहुत कुछ दे सकता है। हमने फिर इतना काम किया, इतनी दौड़ धूप की कि हमने दूसरे ही महीने हमने रॉयल्टी और चौथे महीने टेक्निकल का अचीव किया। फिर हमारे को विश्वास हुआ कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि इसमें तो लाखों रुपया आ सकता है, जो हमारे को सपने दिखाए गए थे, लेकिन जब तक हमारे को पैसा नहीं आया था तो विश्वास नहीं होता था। जब रॉयल्टी आई, टेक्निकल आई, तो हमने डिसीजन लिया कि हमने एक साल के अंदर 1 लाख रुपया कमाना ही कमाना है। तो फिर हमने दिन पर रात एक किया और 9वें महीने 1,12,000 का चेक लिया। और धीरे धीरे ये मुकाम बढ़ता गया और आज आपके सामने रूबी पिन पे हैं और इतना सब कुछ मिला इस आरसीएम की वजह से। इज्जत, मान, सम्मान, धन दौलत, कोठी, बंगला, गाड़ी, हमने 35 लाख की गाड़ी तक ली, बहुत सी गाड़ियाँ ली, बहुत सा सब कुछ लिया। और चलते एक ऐसा मुकाम आया कि भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। ना जाने किस पल अचानक मेरे हाथों से मेरे हस्बैंड का चेहरा चला गया और मैं संभाल नहीं पाई। और आप जानते हो कि जब एक घर का मुखिया चला जाता है तो उसकी परिस्थितियां उस परिवार की क्या हो जाती है, भीख मांगने के बराबर हो जाती है कि वो एक औरत अकेली कहाँ जाएगी, काम फैक्ट्री में काम करेगी, भीख मांगेगी, अपने परिवार में जाएगी, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा जी,
दिल से करो, सींचो आप इससे। और आज मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और आज पहले मैं अपने मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ आती थी हर फंक्शन में, आज मैं अपने बेटे के साथ जानवी अरोड़ा के साथ आई हूँ। जय आसियान! क्या हाल है? मेरे फादर ने ना सब कुछ किया, सारी मेहनत की, बस एक चीज मतलब सब कुछ सिखाया, एक चीज सिखाना भूल गए वो कि बेटा मेरे बिना कैसे रहना है। बस ये सिखाना भूल गए मेरे फादर। मैं आरसीएम की एक कालीन होता ना लग्जरी, उस पे जिया हूं। जो फादर से मांगा कि पापा ये चाहिए, ले पकड़ बेटा, पापा वो चाहिए, ले पकड़ बेटा। कभी किसी चीज को मना नहीं किया क्योंकि आरसीएम जेब भर रही थी। पापा को बोला पापा कॉलेज शुरू होने वाले हैं, स्पोर्ट्स बाइक निकलवानी है 10 लाख की, ले बेटा। बाप एक मतलब मैंने ना कहीं सुना था, कहते जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं मेरे अगर फादर की चादर छोटी भी पड़ गई ना, उन्होंने जो उनकी शर्ट थी ना उस धागे से वो चादर बड़ी कर दी। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे लाइफ में मेरी मॉम, मेरे डैड और आसिम ऐसी आई ना, शायद मैं जब भी जीवन में आऊं तो मेरे माँ बाप जैसे मुझे मेरे माँ बाप चाहिए और काम जैसे आसिम चाहिए। मेरे भगवान मत भेजियो यार, नौकरी तो मेरे से होती नहीं क्योंकि कालीन पे पैदा हुआ हूं मैं। जो मांगा वो मिला है। नौकरी वाले के घर भेजेगा, उसने कहना बेटा खुद कर और हमें भी करवा दे, खिला दे। वो मेरे से होने नहीं वाला। अपने पिता के राज में राजा जैसे रहा हूं, बादशाह जैसे रहा हूं मैं अपने पिता के राज में, और वो भी आसिफ करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दूसरी कहानी नहीं कहूँगी, वास्तविकता कहूँगी। हमारे एक को लीडर जिन्होंने 21 साल की उम्र में आरसीएम किया, 22 साल जाग लगा के किया, आज उस दुनिया में नहीं है। उनका छोटा बेटा नहीं जीता। नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूँगी। नाम शुभा रत्नेशन, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं रत्नेशन जी की वाइफ हूँ, जो हमारे नए साथी हैं। या मैं ये बताना चाहूँगी, रत्नेश जी एक सीनियर कोर लीडर थे, सब फायर के पेड़ पे थे। और मैं क्योंकि इस बिज़नेस की अब नेक्स्ट जनरेशन, और रत्नेश जी के बाद में मुझे ये पेन ट्रांसफ़र की गई। जब ये बिज़नेस रत्नेश जी के जीवन में आया तो उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। एक 21 साल के युवा ने इस चीज़ को निर्धारित किया कि किस तरह उन्हें अपने जीवन को बदलना है। उसका सबसे बड़ा शायद कारण ये था कि पारिवारिक जो इनकम थी उस समय मात्र 7,000 रुपये थी। 7,000 रुपये एक पारिवारिक इनकम बड़ी कम हुआ करती है, जहाँ पे दो बड़ी बहनें, माता पिता, खुद रहना, संघर्षों से भरा जीवन जीना आसान नहीं होता। तभी शायद इतना मुश्किल काम रत्नेश जी कर पाए थे कि मात्र 21 साल की उम्र में वो
वो ये निर्धारित कर चुके थे कि उन्हें ये बिजनेस करना, और इतनी शिद्दत से उन्होंने किया था। मात्र 3 महीने में रॉयल्टी थे, 10 महीने में टेक्निकल थे, खतरनाक और काम 5 साल में स्टार मूवी कर दी। जितना प्राउड आप सबको ये सुनकर होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्राउड मुझे बोलने में होता है कि उन्होंने ये सब अचीव किया इतनी कम उम्र में। कितने सिंसियर और कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया होगा। कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं था कि एक युवा जो इस चीज़ में अपना जीवन बिता सकते थे कि मेरी खेलने खाने की उम्र है, मैं भी बाकी युवाओं की तरह मौज मस्ती में अपना जीवन निकाल सकता हूँ। इतने बचपन से संघर्ष देखा हूँ, और ऐसा संघर्ष भी देखा हूँ कि जहाँ अगर मुझे दिवाली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मुझे अपने घर के बाहर एक पटाखे का स्टॉल लगाना पड़ेगा, और होली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मेरे घर के बाहर रंगों का मैं स्टॉल लगाऊं, ताकि मैं अपने घर में उस रंगों बचे हुए रंगों से खेल पाऊँ। ये परिवार की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये इस तरह से काम किया। जिस दिन उनके जीवन में आसिम आया होगा ना, मुझे लगता है उस दिन भगवान की उन पे नजर रही होगी। लेकिन शायद सरस्वती माँ बैठी हो जुबान पर, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रहवासी जगदलपुर के थे, एक बड़े छोटे से घर में रहा करते थे। मैं अगर रत्नेश जी का सबसे पहला ड्रीम आपको बताऊं तो आप सब यहाँ हंसेंगे। रत्नेश जी ने अपने इनकम के सबसे पहले चेक से वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था बाकी काम करना आसान है, पर ये जो मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है ना कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ये मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी चेक से सबसे पहले अपने घर में वॉशिंग मशीन ली, जो इतने छोटे सपने के साथ चालू करे, और उसके बाद अगर वो जगदलपुर में सारे घर लिया, गाड़ी ली, बाइक्स ली, बड़े शौकीन थे। हर बार कुछ न कुछ चलता रहता था, क्योंकि दिमाग में सब करने के, वहाँ ले लेने के बाद दिमाग में फिर खुरापात आया कि चलो थोड़ी सी उड़ान और भरे जाए। जगदलपुर में तो सब हो ही गया, अपने आप रायपुर में मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने 2007-8 में रायपुर शिफ्ट हो गए थे, और 2009 में हमारी शादी हुई थी। सितंबर 2009 में ही रत्नेश जी का सफायर लेवल आ चुका था। आप सबको लग रहा होगा इतनी सारी कहानियों का कारण क्या। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रीजन था और एक विज़न था कि जो परिवार में सिक्योरिटी नहीं थी, जो परेशानियाँ थी, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जानी चाहिए। जो जीवन मैंने जिया है वो मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। इससे ज़्यादा प्राउड की बात ना एक लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो सेल्फ मेड है, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली अपने किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना लाइफ, मैं उस लाइफ को जी। पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये होती है ना, जब आजकल जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, लोग 2-3 मिनट के लिए खुश होकर फोटो खिंचा लिया करते हैं, बाद में बैक टू लाइफ होते हैं। पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था। पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, लाइफ भी परफेक्ट थी। दिसंबर 2023 के पहले तक अगर किसी को ये लग रहा होगा कि रत्नेश जी बाहर थे, उनके एक्सीडेंटली हमारे साथ ही मिस हैपनिंग हुई है और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ कार से उतर के कुछ चंद कदम आगे बढ़े थे।
पीछे से किसी बाइक वाले ने हिट किया था। बाइक वाला पत्थर मारा। ये जो शब्द हम बोलते हैं जय आरसीएम, शुरू में जब मैं इस परिवार में आई मुझे समझ नहीं आता था ये वो लोग इतने बावले हुए करते थे। इतने जैसे बावला मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता था, जो आरसीएम खाए पिए सोए जाके, और कोई दिखता नहीं था मुझे कि इसके अलावा कुछ करते हैं जीवन में। और आज मुझे लगता है अगर ये नहीं किया होता तो मेरा जीवन क्या होता। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन जैसे इंसान जो इतना मेहनती था शायद कहीं से ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे। उसके बाद ये मेंटल सिक्योरिटी मुझे मिलती, ये इमोशनल सिक्योरिटी मिलती जो आज मुझे मिली पूरे आरसीएम परिवार में। आप में से जो भी साथी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी साथी ये सोचते हैं ना क्यों करूं, एक बार ये ज़रूर सोचिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके बाद आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के जो भी सपोर्टर्स हैं वो खड़े रहेंगे। क्या उनमें से कोई भी ऐसा रहेगा जो उनके बिजनेस को देखने के लिए, उनके उस काम को देखने के लिए वहाँ खड़ा रहेगा? मुझे ऐसे कोई जगह नहीं नज़र आ रही थी उस कंडीशन में जहाँ मैं टोटली ब्लैंक थी और मुझे ये लग रहा था पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन खींच ली है और कहाँ है कि अब खड़े रहो। तो ये जो हिम्मत मुझे मिली है ना कि खड़े रहो, ये मेरे परिवार ने मुझे खड़ा रखा है। ये आरसीएम परिवार है जिन्होंने पूरे हर एक दिन मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहते हुए नहीं कोई संकोच, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर मेरे सारे जो हमारे साथी हैं अगर वो नहीं खड़े रहते तो शायद आज इतने लोगों के बीच खड़े होकर बोलने की मुझे हिम्मत भी नहीं है। ये हिम्मत आती है आरसीएम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे परिवार का। और बहुत तहे दिल से एक ही इच्छा है कि जो भी लोग पूरे दिल से मेरी यही इच्छा है हो गया सब हाँ जय आरसीएम। इस शब्द को हमें ना सिर्फ बोलना है बल्कि हर एक के दिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद, थैंक यू। आज एक बात सोचने वाली है, अगर रत्नेश सर के घर में, रत्नेश सर के घर में अगर आश्रम नहीं होता तो इन परिवारों का क्या होता। हजारों कहानियां हैं सर इस देश में, आए दिन ये जो चीज़ें हो रही है ये हम देखते हैं। हजारों, न जाने कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन आज सोचने का विषय है कि ये जो कहानी बताई जा रही है ना, ये आरसीएम की वजह से आज सुनने वाले हैं आप सब 7,000 लोग, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। 7,000 अब मैं आपके सामने एक ऐसे साथी को बुलाना चाह रही हूँ दिल से। मैं उनसे पर्सनली मिली थी। डीपीएस के प्रिंसिपल रह चुके हैं श्री पीपी सिंह सर। नॉर्मल टीचर्स को समझ में नहीं आता सर डीपीएस क्या है सिक्योरिटी, उस व्यक्ति को समझ में आया। और साथियों में हैरान थी कि ये दुनिया छोड़ने से पहले सर 4 साल बेड पे थे किसी हेड इंजरी के कारण, 0 काम और लाखों इनकम आ रही है। 1 साल में गुजरा हुए हो गया, लाखों इनकम आ रही है। आज मैं आपके सामने उनके बच्चे को बुलाना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहित जी को बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर है लड़का भी। वेलकम सर। Good afternoon, everyone. Jai RCM. My name is Dr. Mohit Singh, son of Priyanka Singh and Mr. Seema Singh. और जय RCM। और मैं पहले आपको आज अपने RCM के एक्सपीरियंस मैंने जो लाइफ में
देखा है RCM से जुड़ा जो भी है वो आज शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये बात है 2001 की, जब मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो उसी वक्त मेरी मम्मी ने भी हमारे कारण स्कूल की शुरुआत की थी। और उस स्कूल में जून का महीना था, बहुत गर्मी का महीना था। और जैसा बोलते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपके लिए, लेकिन भगवान के रूप में मिस्टर PC छाबड़ा सर उस वक्त हमारे मम्मी के स्कूल में आए थे। और उन्होंने उस वक्त किट हुआ करती थी और सर्फ वगैरह ही प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वो प्रोडक्ट किट दे करके उन्होंने मेरे पापा को, मामा को प्लान बताना स्टार्ट कर दिया। और वो प्लान धीरे धीरे वो लोग समझने लगे। लेकिन उसी बीच मेरी मामा ने उस किट में से कपड़ा निकाल करके मिस्टर PC छाबड़ा सर को टोक दिया कि कपड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा है मुझे। पर PC छाबड़ा सर की वो लाइन है कि आज हम स्टेज पे खड़े हैं, उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मैडम मैं आपको सोने की खदान दिखा रहा हूँ, आप कोयला खोज रही हैं। और आज की डेट में ये मैंने सुनी बात, मुझे याद नहीं होगा, पर मुझे इतना याद है कि सर ज़रूर स्कूल आए थे उस वक्त। और फिर डैड ने प्लान समझना स्टार्ट किया। लेकिन ऑलरेडी सर की इतनी बड़ी बात मम्मी के बाद मन में बैठ चुकी थी, हिट कर चुकी थी। और उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि प्रिंसिपल रहते हुए भी साथ साथ RCM को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उनको तभी बहुत अच्छे से पता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए तब कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग टू लूज, जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। तो फिर उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और फिर वो उसी बीच उनका बिज़नेस अच्छे से चलने लगा। और उसी बीच DPS प्रिंसिपल के पद के रूप में वो जम्मू चले गए। और उसी दौरान बिहार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, किट की सेल बहुत अच्छी होने लगी, बम्पर सेल होने लगी। और बिहार के लोगों ने, यूपी के, लखनऊ के लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा दिया। और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। और फिर इसी बीच हमारे मम्मी पापा का मेन फोकस था कि हमारे लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन के साथ साथ हमारे एजुकेशन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। और उनको हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में तुम्हें पढ़ा सकें। उसी वजह से जिस स्कूल में सर आए थे वो मम्मी ने स्कूल स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने सोचा कि अब जब RCM से ठीक ठाक पैसा आने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो उन्होंने वो स्कूल के साथ साथ RCM को फुल टाइम किया। और DPS जब बिहार से अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो कम्प्लीटली उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और जॉब को छोड़ने के बाद फुल टाइम RCM में आ गए। और 7-8 साल के अंदर ही उन्होंने रुपी भी अचीव कर लिया था। और धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होती चली गई और हमें पता ही नहीं चला कब हमारा टाइम आ गया कॉलेज जाने का। और लेकिन उसी बीच जब वो RCM बिजनेस फुल टाइम करने लगे थे तो ना दिन देखा, ना रात देखा, ना दिवाली देखी, ना होली देखी। तो उनकी वजह से ही हम, जब उन्होंने 7-8 साल लगातार मेहनत की और दिवाली में नहीं घर आते थे, तो हम लोग को लगता था नहीं आते पापा घर में, नहीं मनाते हैं। लेकिन उसके 3-4 साल के अंदर दिवाली की तरह मनाने लगे, होली की तरह मनाने लगे। ये सब कुछ RCM की बदौलत हुआ। और ये सारा श्रेय जाता है फाउंडर मिस्टर PC छाबड़ा सर को। आई होप ये मैसेज तक पहुँच जाएगा मिस्टर सौरभ सर को। और ऑल थैंक्स टू मिस्टर PC छाबड़ा सर जो उन्होंने इस बिजनेस को दिया और उस वजह से ये सब हो पाया। और फिर बात आती है मेरे कॉलेज जाने की। फिर उस वक्त जब मैं अपने कॉलेज के लिए फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था तो डैड की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। तब धीरे धीरे उनको इंजरी के कारण थोड़ा मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती थी, मम्मा को चिंता लगी रहती थी कि आगे कैसे होगा। लेकिन RCM का नेटवर्क ऐसा था, वो लीडर्स का सपोर्ट ऐसा था कि धीरे धीरे बिजनेस अच्छी ग्रोथ पैटर्न पे चल रहा था और लगातार चेक आ रहा था। हम लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन आप करते हैं, प्रोफेशनल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ 5 साल नहीं जाते हैं तो आपको सैलरी देता है? आप तो एक दिन नहीं जाओगे, अगले दिन आपको पूछ देगा आपका बॉस कि आप कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन ये दो लीडर्स का ऐसा सपोर्ट था, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं पूछा कि सर क्यों नहीं आते हैं मीटिंग में। सर आजकल कोई भी प्लान समझने, कोई न्यूट्रीचार्ज प्रोग्राम की ट्रेनिंग में सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन RCM के सारे लोग जो लीडर्स जिसमें काम कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, उनका सपोर्ट ऐसा था कि नेटवर्क चलता चला गया और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया।
और फिर उसी बीच अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पापा की सितंबर 2023 में डेथ हो गई और कंपनी ने खुद फ्रंट फुट पे आकर के बोला कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें मेल कीजिए, हम बहुत रेडी हैं इसको पेन ट्रांसफ़र करने के लिए। और उन्होंने खुद इस फॉर्मेलिटीज़ में जितना भी पेपर वर्क था, कंपनी के जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की इसमें मेहनत लगी है। पिछले 6 महीने के अंदर उस मेहनत के साथ उन्होंने इस पेन को ट्रांसफ़र करा दिया पेपर वर्क कराने के साथ साथ, और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कंपनी का और कंपनी की ऐसी पॉलिसी का कि आज मैं आप सबके सामने ये सब खड़े होकर स्टेज पे बोल पा रहा हूँ। नहीं तो शायद लास्ट ईयर ही हम लोग इस कंपनी को एग्जिट कर जाते, लेकिन इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम में ही RCM जब करने लगते हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि पेन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि कभी भी 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई क्विक मनी का साधन नहीं है कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर पैसा आने लगेगा। इसमें आपकी मेहनत तो लगेगी ही और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो लगता है, जैसा कि आपको पता है ये बिज़नेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलता हूँ, जब कभी लगे कि पेन अटक गया है, नहीं बढ़ रहा है, आप छोड़ देते हैं, इस बिजनेस में कुछ नहीं बचा है, क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे समझाएंगे, तो एक बार अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिएगा और आप में वो ऊर्जा भर जाएगी और आप इस बिजनेस को फिर से करने लगेंगे। जय RCM। मैं 1 मिनट के लिए माइक लेना चाहूँगी बीबी सर की सुपुत्री प्रतीक्षा जी को। फॉर अ मिनट प्लीज। जय RCM। जय RCM। कैसे हैं सब? थोड़े लोग बता रहे, अगर आप लोग अपने बारे में नहीं बताएंगे तो मैं अपने बारे में आपको कैसे बताऊंगी। कैसे हैं आप सब? अमेजिंग। मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है, नोएडा में ही रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर बीबी सिंह, मम्मी का नाम मिसेस सीमा सिंह, दोनों ही RCM से जुड़े हुए थे। जो मेरे पापा को जानते हैं उनको पता होगा वो DPS के प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे एजुकेशन से थे, जहाँ गए हमेशा टॉप किया, डबल डिग्री थी उनके पास, DPS के प्रिंसिपल बने ऑफ कोर्स। मेरी मम्मी का खुद का स्कूल था, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट थी, उन्होंने खुद का स्कूल खोला, वो भी प्रिंसिपल थी। दोनों इतने एजुकेटेड थे। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्या आप लोग DPS को पापा ने एक टाइम पे क्विट करके RCM क्यों ज्वाइन किया, मुझे बस उसका रीज़न जानना था। तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई, कभी पूछ भी नहीं पाई। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जैसे मेरे भाई ने बताया, BC अंकल आए मम्मी के पास और उन्होंने RCM बताया। उस दिन मेरे पापा समझ गए कि RCM क्यों करना, और आज मैं समझ गई पापा ने RCM क्यों किया। वाह, आज समझ गई। आज मैं सेकंड जनरेशन यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने पापा के नाम के मुंह से नाम सुनती थी, BC अंकल का, KC अंकल का, आर्य अंकल का, अद्री अंकल का, महावीर अंकल का, इन सब का नाम सुनती थी। और आज आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई और कंपनी कभी भी किसी और को ऐसा मौका कभी दे सकता है। प्रोफेशनली भी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 12th में थी, तो मैंने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा मैं क्या करूँ आगे। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला बेटा जो करना है कर, जो तेरा मन है बन जा। कभी फोर्स नहीं करा कि RCM करो, कभी फोर्स नहीं करा जो हम करें उसको सीखो, कभी फोर्स नहीं करा कि जो मैंने किया है उसको करो। उन्होंने मुझे बोला जो बनना है बन जाओ। तो मेरा जो मन क्या मैं बन गई। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए और सिलेक्शन के बाद मैं बैंगलोर के कॉलेज में चली गई। वहाँ से मैंने BTech करी और रिक्रूटमेंट में मेरी फर्स्ट जॉब अमेजोन में लगी। तो अमेजोन में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और अमेजोन सब जानते हैं बहुत अच्छी MNC है, सब कुछ है, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा था, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 12 महीने में आप अगर 30 डेज अपने लिए निकाल लो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे साथ एक दुर्घटना घटी, उसमें अगर मुझे 30 डेज चाहिए, 60 डेज चाहिए, तो कोई कंपनी है जो देगी इतना टाइम? नहीं। कोई कंपनी है जो पूछेगी नहीं कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे?
आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। उनको दिखता था मेरे पापा का हार्ड वर्क, स्वेट, ब्लड जो उन्होंने तब दिया जब वो स्वस्थ है। तो अगर अमेज़न में आप 30 दिन ऑफ ले लो, तो 30 दिन छोड़ो 15 दिन ऑफ ले लो, तो आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपके पीछे HR होगा, आपका खुद का मैनेजर होगा और पूरी कंपनी होगी और आप कंपनी के बाहर हो गए। तो ये तो मैं समझ गई हूँ कि आर्सन इज द फ्यूचर ऑफ दिस जनरेशन एंड कमिंग मोर जनरेशन, और आशा करती हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे। कल मेरा बर्थडे है और मेरे को समझ नहीं आता मैं अपने मम्मी पापा से और क्या मांगूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं अपने मम्मी पापा को बस आज अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और DC अंकल आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और DC अंकल तक तो ये पता हो जाएगा। और थैंक यू हर चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। एंड सर हज़ारों कहानियाँ ऐसी, लेकिन आज मैं आपके सामने सिक्योरिटी के एग्जाम्पल जो टेक्निकल अबव हैं उनको बुलाना चाहूँगी, वो कृपया मंच पर पधारें। जितने भी साथी टेक्निकल अबव हैं और सिक्योरिटी के